हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब यानी क्रिया पर। देखिए, वर्ब के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दीजिए, जिसमें वर्ब और उसके प्रकार आए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वर्ब कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य स्थिति की जानकारी बताई जाती है, या वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी कार्य के करने या होने का जो बोध है वो वर्ब के द्वारा बताया जाता है। कोई एक्शन हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, अनुभव, भावना, चेतना, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, या कोई स्थिति को दर्शा सकता है। अब देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार मेनली तीन होते हैं। एक है मेन वर्ब, जिसे ऑर्डिनरी, प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। दूसरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तीसरी लिंकिंग वर्ब, जिसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहते हैं। मेन वर्ब के दो प्रकार हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये भी तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरी मार्जिनल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल जिसे हम कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में टू बी, इज, एम, आर, वाज वर आता है। टू हैव, हैज, हैव हैड, और टू डू, डू, डज और डिड। मॉडल ऑक्सिलरी में ये सभी लिखे हुए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, जो भी ये सारे इसमें आते हैं। मार्जिनरी ऑक्सिलरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम सेमी मॉडल कहते हैं, इसमें नीड और डेयर, क्योंकि ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के रूप में कार्य करती है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम मेन वर्ब का पहला जो भाग है वो देखते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदलती है और इनका अपना सब्जेक्ट होता है। देखिए, फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर डिटेल में वीडियो मैंने बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ है, या प्लेलिस्ट जो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट के नाम से भी है। अब फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। इस वर्ब के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और दूसरी हमारी जो होती है इनट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक। इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये नॉन लिविंग है, किसी वस्तु के लिए यूज होता है, और इसकी पहचान वर्ब से क्या लगाकर आप प्रश्न करो तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये लिविंग नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और वर्ब से पहले किसे या किसको लगाने पे जो आंसर मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूं। अब लगाओ क्या, मैं क्या जानता हूं। तो क्या लगाने से हमारा उत्तर मिला हिज नेम, उसका नाम, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे में देखिए, ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है। अब यहाँ पे आप क्या लगाओ, वह क्या पढ़ाता है? कोई जवाब नहीं है, लेकिन वह किसे या किसको पढ़ाता है? अब आ रहा है मी यानी मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी लिविंग है, मी यानी मुझे, तो वह मुझे पढ़ाता है, तो ही टीचर्स मी। क्लियर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाने पे आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको लगाने पे आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो तरह से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब क्या है, एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे देखिए, ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। पहला आप क्या लगाओ, वह क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, ये रहा इंग्लिश, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता है? मुझे, मी, ये इनडायरेक्ट एंड लिविंग के लिए, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों आ गए। अब क्या होता है, कई बार सेंटेंस में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में। इसके लिए हम कुछ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। दूसरा हमारा क्या था, इनट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा बर्ड्स और फ्लाई यानी हो गया उड़ना।
ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट भी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो इसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, यानी अकर्मक क्रिया जिन वर्ब के बाद कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलती, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए मैंने पहले कहा कि इस पे डिटेल पे वीडियो बना, आप चाहे वहां देख सकते हो। यहाँ केवल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। अब नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन होती है। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है जेरेंड जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है, एक तरह से नाउन की तरह काम करती है। तीसरा होता है पार्टिसिपल, जो एक तरह से एडजेक्टिव की तरह ये कार्य करते हैं। पार्टिसिपल भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करती है। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, लाइक्स ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए ही के साथ लाइक्स था, आई के साथ लाइक आ गया और ही के साथ लाइक्ड आ गया। अब ये जो है टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है, इसलिए ये तो हमारी फाइनाइट वर्ब है। और टू प्ले टू प्ले टू प्ले, ये इसका देखिए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये अपनी फॉर्म नहीं बदलती, एज इट इज ही रहती है। ठीक है, ऐसे इसमें है ही लाइक्स प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, ही लाइक प्लेइंग, और ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, आई लाइक ए ब्लूमिंग फ्लावर, ही लाइक ए ब्लूमिंग फ्लावर। तो ये जितने भी है ये लाइक वाली, ये तो हमारी फाइनाइट है क्योंकि ये टेंस के अनुसार चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ ही के साथ लाइक्स आया, आई के साथ लाइक आया, या टेंस चेंज हो गया तो सेकंड फॉर्म आ गई, जबकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो तीन प्रकार की, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। डिटेल में वीडियो बना आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तीन प्रकार के, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। एक एक करके देखते हैं। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें पहली आती है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर। अब ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। जैसे मेन वर्ब या फुल वर्ब में वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। अब इज यहाँ देखिए एक वर्ब है और इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो ये अपने आप में फुल वर्ब यानी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज करते हैं, पास्ट में वाज वर। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वे भूखे हैं, दे आर हंग्री। पास्ट में ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। वे भूखे थे, दे वर हैंग्री। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो सभी है इज, एम, आर, वाज वर, ये क्या है? मेन वर्ब या फुल वर्ब है, क्योंकि इनके अलावा यहाँ पे और कोई वर्ब का यूज हुआ ही नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब में देखिए इनका कहाँ उपयोग करते हैं। जैसे ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है, कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज है। प्रेजेंट में वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए सीखना, लर्निंग, ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये तो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, इसलिए ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही। यहाँ पे भी देखिए लर्निंग क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, और वाज ये क्या है? हेल्प कर रही है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर? वर्ब टू हैव में देखिए हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं और पास्ट में हैड का यूज करते हैं। इसको भी हम फुल वर्ब, मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। अब देखिए हैव के अलावा यहाँ और कोई वर्ब नहीं है, तो अपने आप में फुल वर्ब या मेन वर्ब हो गई। पास्ट में देखिए आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज ए मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड ए मोबाइल। तो ये मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है ये? अब आप यहाँ पे देखोगे हेल्पिंग वर्ब, वह अंग्रेजी सीख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लर्न यानी लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब है। इसके साथ यहाँ पे जो यूज हो रही है हमारी हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। और यहाँ भी ऐसे ही है और यहाँ भी ऐसे ही है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ब टू डू, इसमें आता है डू, डज और डिड। ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट में हम डू डज का यूज करते हैं, पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। ये भी फुल वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। देखिए फुल वर्ब में मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू माई वर्क। तो डू यानी करना, इस सेंस में यहाँ पे उपयोग हुआ है और इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो अपने आप में मेन वर्ब है। ऐसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। यू डिड योर
यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम किया। ये पास्ट में है तो पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकती। डज ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख सकती है। अब देखिए डू डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और उसमें अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लेते हैं, यानी नेगेटिव में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज होता है इनका। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है, डू आई लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए मेन वर्ब तो लर्न है और इसको ये सपोर्ट कर रही है, यानी इसकी सहायता कर रही है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। डिड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी सीखी। तो डिड का यूज भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जो सिंपल पास्ट है उसके नेगेटिव और जो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले उसमें यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की दूसरी हमारी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, ये सभी क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होती है क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब आती ही है। ये वर्ब के मूड यानी भाव अवस्था को व्यक्त करती है। वह अंग्रेजी सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश। तो लर्न देखिए यहाँ पे अपने आप में मेन वर्ब है और ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है और ये मॉडल है, तो इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, मॉडल वर्ब भी कहते हैं। उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो ही शुड लर्न इंग्लिश। शुड यहाँ पे देखिए लर्न जो है ये हमारी मेन वर्ब है, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अवश्य हम लगा दी सेंटेंस तो मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी एक और आती है तीसरी ऑक्सिलरी वर्ब में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल जिसे हम कहते हैं। इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। तो नीड और डेयर, ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब के रूप में देखिए, उसे कल आने की जरूरत नहीं थी, ही नीड नॉट कम टुमारो। अब कम यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके सपोर्ट में मॉडल वर्ब आ गई नीड, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ गई है। अब डेयर भी वैसे आ गया, गो के सपोर्ट में डेयर आ गया, यहाँ गो के सपोर्ट में डेयर आ गया, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब के रूप में क्या है, ही डज नॉट नीड टू कम टुमारो। नीड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है क्योंकि टू कम तो यहाँ इन्फिनेटिव है, ये तो वर्ब है ही नहीं, तो ये इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीड जो है अपने आप में मेन वर्ब है, ऐसे यहाँ पे डेयर जो है ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। तीसरी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम संयोजन क्रिया या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, जिन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं, जिन वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। अब देखिए लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, ये लिखा हुआ है, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, लुक, सीम, अपीयर, बिकम, फील, टेस्ट, ये सब लिंकिंग वर्ब हो सकती है। जैसे किरण इज ए गर्ल, किरण एक लड़की है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे किरण सब्जेक्ट है और इज यहाँ वर्ब है। अब यहाँ देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने क्या कहा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किरण जो है वो लड़की है, ये लड़की है जो ही किरण है। मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होता है, पूरक होता है, यानी उसी के बारे में कुछ बता रहा है, उसी का वर्णन कर रहा है। तो किरण एक लड़की है, लड़की किरण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट का ही वर्णन कर रहा है, इसलिए ये वर्ब हमारी कैसी हो गई, लिंकिंग वर्ब, इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, तो ये हमारी वर्ब हो गई लिंकिंग वर्ब। भारती वाज प्रेजेंट, भारती उपस्थित थी। रवि सीम्स हैप्पी, रवि खुश लगता है। तो अगर मैं कहूँ रवि सीम्स तो रवि लगता है, ये तो देखिए एक अधूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन हमने जब हैप्पी जोड़ा तो हैप्पी जोड़ने से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस पूरा हो गया कि रवि सीम्स हैप्पी, रवि खुश लगता है। तो चलिए मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं। तो सब्जेक्टिव होता है जो किसी सब्जेक्ट का वर्णन करता है, जैसे यहाँ पे किया, भारती का कर रहा है, रवि का कर रहा है। एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करे, जैसे किरण मेड हिम मॉनिटर, किरण ने उसे मॉनिटर बनाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसे, यानी किसे, उसे। अब देखिए उसे मॉनिटर बनाया, अब उसे जो है वही तो मॉनिटर है,
तो ये ऑब्जेक्ट के वर्णन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट का वर्णन कर रहा था तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात क्लियर है। लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या इन्हें वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहते हैं, क्योंकि क्रियाएं अपूर्ण होती है, इनको पूर्ण करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश में हमारी मेन वर्ब को दो भागों में बांटा आजकल, एक तो स्टेटिव होती है, दूसरी होती है डायनेमिक। स्टेटिव क्रिया क्या होती है, जिसमें कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फिक्स है, मेंटल स्टेट, मोशन, यानी जो दशाएं हमारी मतलब स्थिति को दर्शाए, जो फिक्स है उसको दर्शाए। और डायनेमिक होती है गतिशील, यानी जो वर्ब हमारी मतलब गतिशीलता को दर्शा रही है, मतलब वो क्रिया हो रही है ऐसे शो कर रही है। तो स्टेटिक वर्ब में कौन कौन से है, जैसे see, hear, taste, smell, feel, agree, believe, know, remember, consider, think, understand, love, hate, hope, like, dislike, want, wish, desire, seem, live, appear, remain। ये सारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। जैसे किरण लव्स रवि, किरण रवि से प्यार करती है। अब देखिए यहाँ कोई डायनेमिक यानी गतिशीलता तो हो नहीं रही, ये क्या है, एक तरह से इमोशन आप कह सकते हो। ठीक है, रवि, किरण लव्स रवि, किरण रवि से प्यार करती है। ठीक है। दूसरा, आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। तो ये हम मेरी मेंटलिटी है, मेरी मनोदशा है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटिव वर्ब हो गई। वी सी विथ योर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा हम फीलिंग बोल सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं कि हमारी जो देखने की क्षमता है वो आंखों की हम देख रहे हैं, इसमें कोई गतिशीलता वाली काम नहीं हो रही है। डायनेमिक वर्ब, किरण इज गोइंग, किरण जा रही है, गतिशीलता हो रही है। ठीक है। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ, यानी यहाँ भी गतिशीलता मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब को दो भागों में बांट दिया, स्टेटिव और डायनेमिक। देखिए जब वर्ब की बात होती है तो वर्ब फॉर्म की जरूर बात होगी। तो देखिए जो वर्ब है इसके 5 फॉर्म होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, जैसे गो, ईट, क्लोज। एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, वेंट, एट, क्लोज। एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे गॉन, इटन, क्लोज। एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, गोइंग, ईटिंग, क्लोजिंग। एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी जिसमें एस या ईएस लगा के बनाया जाता है, जैसे गोज और ईट्स। अब वर्ब की देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर भी वर्ब को दो भागों में बांटा है। एक तो होती है रेगुलर वर्ब जिसे वीक वर्ब कहते हैं, दूसरी होती है इररेगुलर वर्ब जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। इस पर वीडियो बना हुआ डिटेल में देख सकते हैं आप। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिनके अंत में ईडी यानी डी, ईडी, आईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे इस तरह से लव, लाउड, लाउड। और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, जिनके अंत में ईडी के अलावा अन्य तरीके से सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे रिंग, रैंग, रंग। इरेगुलर वर्ब देखिए 3 प्रकार से बनती है, जिसमें एक तो तीन रूप एक जैसे हो, जैसे पुट, पुट, पुट। एक ऐसे जिसमें दो रूप एक समान हो, जैसे कैच, कॉट, कॉट, कम, केम, कम। और एक होती है जिसमें तीनों रूप अलग अलग हो, जैसे डू, डिड और डन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।